गुड इवनिंग बच्चों। लाइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग वीडियो को रिकॉर्डेड कर लेते हैं ताकि हम लोगों का सेशन मिस ना हो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म? इसका आंसर हमने बी लगाया था अभी। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? इसका आंसर हम लोगों ने 3 लगाया था। 3 का विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डिवीजन ऑफ पावर? तो डिवीजन ऑफ पावर के बारे में शेड्यूल नंबर 7th। विच सब्जेक्ट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट के अंदर चारों में से इसमें से डिफेंस आता है। विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं? तो इसमें से चारों में से कौन है? पुलिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लिस्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट इसमें से शामिल है? इन चारों में से है बच्चों एजुकेशन। हाउ मेनी लिस्ट्स आर देयर इन 7th शेड्यूल? 7th शेड्यूल में कौन सी लिस्ट शामिल है? तो इसमें बच्चों कितनी लिस्ट शामिल है? 3 लिस्ट शामिल हैं। तो इंडियन फेडरलिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ? इंडियन फेडरलिज्म किसका एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर का। विच कंट्री फॉलोज अ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म? कौन सी कंट्री फॉलो करती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन को? तो कौन सी कंट्री कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती है बच्चों? तो इसमें है यूएसए। 4 के चारों में ऑप्शन। लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टुक प्लेस? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का किसमें कंसीडर होता है? तो बच्चों ये आंसर होगा इसका 1956। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट? स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो गवर्नर होता है। विच इंस्टीट्यूशन रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट? सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट को कौन जो है अपील किसके यहाँ की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट में। विच इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का तीसरा लेवल कौन सा होता है? तो गवर्नमेंट का तीसरा लेवल हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट पढ़ा था। विच व्हेन डिड लोकल गवर्नमेंट गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था? तो यहाँ से हम लोग आगे कंसीडर करने वाले थे। तो इसमें आर्टिकल इसमें 1992 जिसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे। 15 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? तो किससे रिलेटेड है? तो वो पंचायतों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? पंचायतों से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? तो आंसर क्या देंगे? म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का हेड कौन? तो ग्राम पंचायत का हेड कौन बच्चों? सरपंच। ग्राम पंचायत का हेड कौन? सरपंच। क्वेश्चन नंबर 18। फेडरलिज्म रिफर्ड टू द डिवीजन ऑफ पावर? फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर किसको रिफर करता है? तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। फेडरलिज्म केवल और केवल गवर्नमेंट की लेवल्स में, जैसा कि डिफिनीशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट की लेवल के बीच में पावर को डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेंड इंडियन फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म को पावरफुल बनाने में सबसे बड़ा योगदान का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेंड इंडियन फेडरलिज्म? इन चारों ऑप्शन में से इंडियन फेडरलिज्म को कौन पावरफुल बनाता है? क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट्स रूल, सेंट्रलाइजेशन? नहीं, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होगा। सेंट्रलाइजेशन यूनिटरी फॉर्म को शो करता है, प्रेसिडेंट रूल भी यूनिटरी फॉर्म को शो करता है,
इमरजेंसी प्रोविजन भी यूनिटी फॉर्म को शो करता है। तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, रेसिड्यूरी पावर इन इंडिया रेस्ट विथ। रेसिड्यूरी पावर ऐसी पावर है जो हमने आपको बताया था कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे उस समय एक ऐसी लिस्ट रखी गई रेसिड्यूरी वाली कि इसमें जो भी नई नई चीज़ें आती रहती हैं वो किस में शामिल की जाएंगी, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में शामिल की जाएंगी। और उस पर केवल और केवल पावर किसको दिया गया, तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पर पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट के पास इसके लिए कोई पावर नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप। इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप। इंडिया किस टाइप की सिटीजनशिप को फॉलो करता है, तो इंडिया डुअल अमेरिका फॉलो करता है और इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब कि सेंट्रल और गवर्नमेंट और लोकल सबके लिए इलेक्शन होगा मगर जनता क्या होगी, एक ही होगी सबके लिए। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं यूपी का हूँ और इंडिया का नहीं हूँ। तो यानी जनता एक होगी, सिटीजन्स एक होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। इस तरीके से भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। क्वेश्चन नंबर 22, हु सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन टू आर मोर स्टेट। दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट को कौन सेटल करता है, तो डिस्प्यूट को सेटल करता है कौन, दो स्टेट के बीच में चाहे डिस्प्यूट हो, चाहे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, हमेशा और हमेशा उसकी जो भी अपीलिंग होगी सारा का सारा प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज सेंट्रलाइजेशन मीन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोअर लेवल एंड ऑफ पावर शेयरिंग रूल बाय सेंटर, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, सी होगा, सॉरी बी होगा। नेक्स्ट, जिला परिषद वर्क्स एट। जिला परिषद किस लेवल पर काम करती है, तो जिला परिषद किस लेवल पर काम करती है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिला, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। हु इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कारपोरेशन। म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हेड कौन होता है, तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो हेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फटाफट गेस करो अपने मन में। तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हेड होता है बच्चों मेयर। म्यूनिसिपल कारपोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर होता है। नेक्स्ट 26, इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। इंडियन फेडरल सिस्टम बेस्ट है, उसे किस रूप में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो यूनिटी फॉर्म में है, नहीं। 26 यूनिटी फॉर्म में है नहीं, रिजिड फेडरल है नहीं, तो फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। हम लोग फेडरल तो हैं, यानी हमारे अंदर जो पावर है, पावर हमने सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड किया है, मगर इमरजेंसी में क्या होता है, सारी की सारी पावर किसके पास चली आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली आती है। हमने फेडरल है मगर स्ट्रॉन्ग किसको बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया है। Which subject can legislated by both सेंट्रल एंड स्टेट। कौन सा सब्जेक्ट है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों उस पर रूल बना सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 27 का आंसर सी। एजुकेशन चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो इसका मतलब दो के दोनों इक्वली पावरफुल हैं उस पर बनाने के लिए। मगर आपको मैंने बताया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट पर जो भी अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने लॉ बनाया है और अगर सेम है तो वहाँ पर
सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ नहीं फॉलो होगा, किसका फॉलो होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ 0 हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो 28 का बच्चों ए होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है। तो विच आर्टिकल डिक्लेयर्स हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सीधे सीधे रट्टा मार लेना है। आर्टिकल 343 डिक्लेयर करता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट 29, विच फीचर मेक्स फेडरलिज्म इफेक्टिव इन इंडिया? इंडिया में कौन सा ऐसा फीचर है इंडिया जो मेक फेडरलिज्म इफेक्टिव, फेडरलिज्म को और इफेक्टिव बनाता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी इंडिया के फेडरल सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ये भी फेडरल सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरल सिस्टम को क्या करता है? पावरफुल बनाता है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव, कोलिशन गवर्नमेंट होने पर बताइए, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब हमने आप लोगों को बताया है, जब इलेक्शन हो जाने के बाद कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती सामने जो जिसे क्लियर मेजॉरिटी मिली हो, पूर्ण बहुमत मिला हो, तो उस कंडीशन में 2 या 2 से अधिक पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो इस फॉर्म को हम लोग कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो कह रहे कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव, कोलिशन गवर्नमेंट के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीकेंड फेडरलिज्म, क्या कोलिशन गवर्नमेंट फेडरलिज्म को वीक बनाता है? नहीं, वीक नहीं बनाता। स्ट्रेंथेड फेडरलिज्म, ये एंडेड स्टेट पावर, ये भी नहीं होगा। रिमूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं होगा। तो सीधे आंसर होगा पावरफुल बनाता है। क्यों पावरफुल बनाता है? फेडरलिज्म का मतलब पावर का डिवीजन होना चाहिए। अब अगर एक सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अगर एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं जा रही है, पावर सेपरेट हो रही, पावर शेयर हो रही है, तो इसका मतलब फेडरलिज्म क्या होगा? मजबूत होगा। तो यहाँ आंसर 30 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर रिफर्स टू, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर आपको याद हो, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर बताया था मैंने आपको, और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मैंने आपको बताया था। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? पावर जो होती है लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बढ़ती है, और हॉरिजेंटल में गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स याद होंगे आपको, कौन कौन? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। हॉरिजेंटल में सारी संस्थाएं इक्वली पावरफुल होती हैं और वर्टिकल में सारी संस्थाएं इक्वली पावरफुल नहीं होती। ऊपर का जो सबसे लेवल होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, नीचे का जो लेवल होगा वो सबसे कम पावरफुल होगा। नेक्स्ट, तो 31 का आंसर क्या होगा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर रिफर्स टू पावर एमंग ऑर्गन्स, नहीं। पावर एमंग पार्टीज, नहीं। पावर एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सी, सही। 32, विच बॉडी कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन, विच बॉडी कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन? तो मैंने आपको इलेक्शन कमीशन 2 पार्ट में बांट के पढ़ाया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन और यूनियन इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल इलेक्शन को करवाता है और लोकल इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, और यूनियन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन कहाँ रहता है। तो विच बॉडी कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन, तो यहाँ आंसर आप लोगों को क्या देना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस फर्स्ट। अभी 1956 की बात आई थी पीछे, कि जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना था, और वास्तव में आंध्र प्रदेश के लीडर पुट्टू श्री रामुलु, पुट्टू श्री रामुलु की वजह से सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन बना था, तो बच्चों आंध्र प्रदेश बना था। फाइनेंस कमीशन डील्स विद, फाइनेंस कमीशन डील करता है, क्या डील करता है, इलेक्शंस, रेवेन्यू शेयरिंग, जुडिशियरी, डिफेंस। अब फाइनेंस कमीशन है तो किसकी बात करेगा, फाइनेंस कमीशन डील्स विथ 34 रेवेन्यू, फाइनेंस कमीशन है तो इलेक्शन की बात करेगा नहीं, फाइनेंस मतलब पैसा, वित्त, जुडिशियरी की बात करेगा नहीं, डिफेंस की बात करेगा नहीं, तो किसकी बात करेगा, रेवेन्यू शेयरिंग की बात करेगा। फाइनल अथॉरिटी इन यूनियन टेरिटरीज लाइज विथ, जो पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है यूनियन टेरिटरीज की, किसके पास होती है, तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल सारी पावर किसके पास होती है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यूनियन टेरिटरीज की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ फेडरलिज्म इन, फेडरलिज्म का अपोजिट क्या होगा बच्चों, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में पावर डिवाइड होगी और यूनिटी फॉर्म में पावर डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट 37, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर इंक्लूडेड इट। मैंने आपको जब 3 लिस्ट पढ़ाई थी तो उन 3 लिस्ट में हमने बात किया था, नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स कहाँ पर होंगे, यूनियन लिस्ट में, लोकल या डेली टू डेली एक्टिविटीज के विषय कहाँ होंगे, स्टेट लिस्ट में, और जो डेली बेसिस के काम होंगे वो होंगे कॉन्करेंट लिस्ट में। तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली लॉ फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट नेशनल इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है, अगर नेशनल इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है तो वो चीज़ें कहाँ होंगी, यूनियन लिस्ट में। नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू द पीपुल, कौन सी गवर्नमेंट लोगों से एकदम क्लोज रहती है, तो लोगों से सबसे क्लोजली अटैच होते हैं कौन लोग, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट यानी प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, लोगों के नज़दीक होते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का बेसिस क्या है, तो इंडियन फेडरलिज्म का बेसिस बच्चों बताइए फटाक से, तो इंडियन फेडरलिज्म का बेसिस क्या है, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का गठन होना, ये शो करता है कि भारत में फेडरलिज्म या फेडरेशन का बेसिस कौन है, लैंग्वेज। आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मेजर चैलेंज ऑफ फेडरलिज्म इज, फेडरलिज्म के सामने सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज क्या है, तो फेडरलिज्म के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज है बच्चों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की आपस में तनातनी, खींचाखींची। नेशनल यूनिटी है, डेवलपमेंट है, डेमोक्रेसी है, मगर सबसे ज़्यादा समस्या तब होती है जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, विवाद होता है। अगर पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो सेंट्रल और स्टेट के बीच थोड़ी सी समस्या है दोनों लोगों के बीच, और कितना हमेशा बवाल होता रहता है। म्यूनिसिपल काउंसिल इज सेट अप इन, म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ सेट की जाती है, या म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ बनाई जाती है, तो म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉल टाउन्स के लिए बनाई जाती है।
बिग सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन, स्मॉल टाउन्स के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल। नेक्स्ट, हु कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट? स्टेट की बाउंड्री में कमी, स्टेट की बाउंड्री को घटाना या स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना, या स्टेट के नाम में, क्षेत्र में, सब में किसी भी चीज में परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल किसे होगा बच्चों? पार्लियामेंट को होगा। केवल पार्लियामेंट ही स्टेट की बाउंड्री, नाम, क्षेत्र, सीमा, हर एक चीज में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन कैसा है? रिजिड है, यूनिटरी है, फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, कॉन्फेडरल है। तो हम लोगों ने अभी अभी जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था कि भारत का फेडरलिज्म कैसा है। फेडरल के साथ साथ यानी पावर को बांटता तो है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बनाया गया है? पावरफुल बनाया गया है। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत ने फेडरलिज्म को भी फॉलो किया है और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। तो अगर तुम्हारे वाइवा में ये प्रश्न पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या बताओगे? क्या 2-3 एग्जाम्पल देंगे? एक पहला एग्जाम्पल हम लोग किसको देंगे? गवर्नर वाला देंगे कि गवर्नर रहता कहाँ है? राज्य में, मगर सारी की सारी पावर किसके पास रहती है? इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरी बात यह है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के विषय में सारी की सारी पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तीसरी अगर बात करें इमरजेंसी की सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब पावर का सेपरेशन भी है, तो इसका मतलब भारत फेडरल तो है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 2-3 बातें क्या करती हैं? ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है, इंटरप्रेट करता है, निर्वचन करता है? अगर कहीं भी विवाद होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए किसी वर्ड पर कि इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग क्या बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का राइट किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। हम लोगों ने ये चीज लिखा है। आर्टिकल नंबर 45, विच फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन इंडियन फेडरलिज्म? भारत के फेडरलिज्म में कौन सा फीचर नहीं दिया गया? तो भारत के उसमें कौन सा नहीं दिया गया बच्चों? 45 का, विच फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन इंडियन फेडरलिज्म? डुअल पार्टी, तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल पार्टी तो है ही, डुअल सिटीजनशिप ही नहीं है, और बाकी सारी की सारी बातें, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, ये सारी बातें हैं, केवल डुअल सिटीजनशिप नहीं है। टेन्योर ऑफ पंचायत का टेन्योर कितने ईयर का? 5 ईयर्स का, एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट कम अंडर लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या आता है? डिफेंस नहीं आएगा। कहाँ का विषय है? यूनियन लिस्ट का। फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट का, ये नहीं आएगा। बैंकिंग यूनियन लिस्ट का। तो केवल ये क्या इसमें से? सैनिटेशन, साफ सफाई प्रधान जी का काम है, सारी साफ सफाई का इंतजाम करवाना। फेडरलिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। फेडरलिज्म डेमोक्रेसी के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सेंट्रलाइज फेडरलिज्म पावर को सेंट्रलाइज करता है? नहीं, गलत। रिस्पेक्ट्स रीजनल डाइवर्सिटी, इसको रोक के रखो। प्रमोट्स डिक्टेटरशिप नहीं। स्टॉप इलेक्शन नहीं। तो यही वाला सही है। कभी भी जब तक सारे ऑप्शन न पढ़ लेना, आंसर न देना। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 आंसर, 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो देखो कौन सा नहीं हो सकता। मैं अक्सर देखता हूँ कि इसमें कौन सा नहीं हो सकता, तो आंसर सीखो कि कैसे दिया जाता है। मेन रोल ऑफ जुडिशियरी इन फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म में जुडिशरी का मेन रोल क्या है? तो जुडिशरी का मेन रोल क्या है बच्चों? कंडक्ट इलेक्शन। जुडिशरी इलेक्शन क्यों कराएगी? कलेक्ट टैक्स क्यों टैक्स लेगी? लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। तो जुडिशरी का काम है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स को निपटाना। नेक्स्ट, वन एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का एक एडवांटेज पूछ रहा है, वन एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन को क्रिएट करता है? नहीं क्रिएट करता। एकोमोडेशन ऑफ रीजनल एस्पायरेशन, इसे होल्ड करके रखते हैं। नेशनल डिसइंटीग्रेशन, नहीं, बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर हम पावर को सेपरेट करेंगे तो सब एक साथ रहेंगे, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। स्लो डेवलपमेंट, अब दो ऑप्शन बन सकता है, एकोमोडेशन ऑफ रीजनल एस्पायरेशन या स्लो डेवलपमेंट। आप लोग सोचिए कि दोनों में से क्या ऑप्शन मारेंगे। तो ऑप्शन दोनों सही हैं। फेडरलिज्म में थोड़ा सा डेवलपमेंट कम होता है, मगर फेडरलिज्म का सीधे के सीधे ज़्यादा एकोमोडेशन सिस्टम यहाँ पर, यानी बी वाला सही है। फेडरलिज्म का मतलब सबको एक साथ, एकोमोडेशन वर्ड मिले इसका मतलब सभी को एक साथ लेकर चलना। रीजनल एस्पायरेशन, यहाँ वर्ड क्या शो कर रहा है कि भाई आंध्र प्रदेश में पोटू श्रीरामुलु सबके साथ मिल के बैठ गए, धरने प्रदर्शन करने और मर गए और लोगों ने बवाल चालू कर दिया। रीजनल एस्पायरेशन को एकमोडेट करता है। यहाँ मेन फीचर इसका क्या हो गया? मेन एडवांटेज इसका ये हो गया। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग लाइव क्लास नहीं चला पाए फिर से, मगर अब आज से सेशन मिस ना हो इसलिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। और सब लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट और शेयर एक दूसरे से ज़रूर करें। जो अदर कॉलेजेस में भी आप यार मित्र पढ़ रहे हैं, आप उन्हें क्या करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए। ओके बच्चों, गुड नाइट। देखता हूँ कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, गुड नाइट।